Welcome friends, Jai Bharat, Jai Hindustan. Friends, in this video, we are going to discuss about what was Dastak and how did British East India Company misuse it. और इसके मिसयूज होने से किस तरह से बंगाल, बिहार और उड़ीसा के राजस्व को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ज़बरदस्त नुकसान पहुंचा रही थी, यही हम इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले रफली आप समझिए कि दस्तक एक तरह का पास होता था और इस पास के इस्तेमाल से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा में कर मुक्त व्यापार किया करती थी। ठीक है ना, और इसी के सहारे इस कर मुक्त व्यापार जब वो करती थी तो इसका गलत इस्तेमाल भी होता था और इससे बंगाल के राजस्व को नुकसान पहुंचता था। तो कैसे गलत इस्तेमाल होता था ये सब मैं बताऊंगा। सबसे पहले हम समझते हैं कि दस्तक का अधिकार जो है, ये अधिकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आया कैसे, दस्तक के इस्तेमाल का, तो इसी को अभी हम समझेंगे। तो देखिए 1707 में औरंगजेब की डेथ हो जाती है। 1707 एडी में आप देखेंगे तो औरंगजेब की मृत्यु हो जाएगी। और आप जानते हैं कि औरंगजेब जो था वो आखिरी शक्तिशाली मुगल शासक था। ठीक है, मुगल बादशाह था, क्योंकि औरंगजेब तक तो केंद्रीय सत्ता बहुत मजबूत थी, लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद केंद्रीय सत्ता कमजोर हो जाती है और जो मंत्री संतरी हैं वो बादशाह पे हावी रहते हैं। वो समय समय पर अपने अपने फायदे के अनुसार अपने पसंद का बादशाह जो है वो मुगल सत्ता पे आसीन करते हैं, बैठाते हैं। इसलिए औरंगजेब के बाद के जो भी शासक हुए, जो भी बादशाह हुए मुगल सत्ता में, उनको हम कठपुतली शासक कह सकते हैं, कठपुतली बादशाह कह सकते हैं, पपेट बादशाह कह सकते हैं। ठीक है ना। अंतर देखिएगा, औरंगजेब तक शासक मजबूत है, औरंगजेब के बाद शासक कमजोर हो गया और प्रोमिनेंट कौन हो गए, ताकतवर कौन हो गए, मंत्री संतरी। और यही मंत्री संतरी अब शासक बना रहे हैं, बादशाह बना रहे हैं। ठीक है, तो औरंगजेब के बाद पपेट शासक आते हैं और उन्हीं में से आप देखेंगे एक शासक आता है फर्रुखसियार। फर्रुखसियार इसका अगर कार्यकाल देखें तो 1713 से 1719 तक का इसका कार्यकाल था फर्रुखसियार का। यह भी पपेट शासक था। फर्रुखसियार के समय अगर आप देखें तो समय है 1715 का, 1715 एडी का। इसके समय फर्रुखसियार के कोर्ट में यानी कि दरबार में एक ब्रिटिश डेलीगेशन आता है। ठीक है, ब्रिटिश डेलीगेशन आता है, ब्रिटिश डेलीगेशन समझिएगा, ब्रिटिश डेलीगेशन। हाँ, और इस डेलीगेशन को लीड करने वाला है जॉन सुरमन। 3 लोगों का डेलीगेशन था। ठीक है, इसके अलावा एक व्यक्ति है विलियम हैमिल्टन और एक व्यक्ति है ख्वाजा सेवुद। समझते जाइएगा, पूरा बैकग्राउंड समझिएगा दस्तक का। तो जॉन सुरमन ही इस डेलीगेशन का नेतृत्व कर रहा है। ठीक है, ये जॉन सुरमन जो है इस डेलीगेशन का नेतृत्व कौन कर रहा है? हाँ, नेतृत्व कर रहा है, लीडर कौन है इसका? इसका लीडर है जॉन सुरमन। ठीक है, और उसमें एक व्यक्ति ये है विलियम हैमिल्टन, जो कि डॉक्टर है, फिजिशियन है, डॉक्टर है। तो ये डेलीगेशन कब आता है फर्रुखसियार के कोर्ट में? 1715 में, 1715 एडी में। जब ये डेलीगेशन आता है तो उस समय फर्रुखसियार एक प्राण घातक बीमारी से
ग्रसित है, ठीक है, बहुत परेशान है बेचारा। तो इसमें जो डॉक्टर है विलियम हैमिल्टन, ये फर्रुखसियार की बीमारी को ठीक कर देता है। ये जो डॉक्टर है इस बीमारी को ठीक कर देता है, बीमारी को ठीक करता है। किसके बीमारी को? फर्रुखसियार के बीमारी को, ठीक है। अब जब फर्रुखसियार ठीक हो जाता है तो बहुत खुश होता है, ठीक है, और खुश होकर क्या करेगा, ये फर्रुखसियार एक रॉयल फरमान जारी करता है, ठीक है, रॉयल फरमान, रॉयल फरमान, इसी को आप कह सकते हैं शाही फरमान, या इसी को आप कह सकते हैं, इसी रॉयल फरमान को इंपीरियल फरमान, इंपीरियल फरमान। और इसमें होता क्या है कि इसमें इस रॉयल फरमान में, और ये रॉयल फरमान जारी कब करता है, ये रॉयल फरमान जारी करता है ये 1717 एडी में, ध्यान दीजिएगा। 1715 में ये डेलीगेशन आता है और रॉयल फरमान जारी होता है 1717 एडी में, ठीक है। इस रॉयल फरमान में क्या है, इस रॉयल फरमान में आप देखेंगे तो यहां पे है कि 3000 रुपीज वार्षिक देकर, वार्षिक देना है अंग्रेजों को, ठीक है, 3000 रुपीज वार्षिक देना है। और ये वार्षिक देने के बाद जो ब्रिटिशर्स हैं, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, BEIC, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये टैक्स फ्री ट्रेड कर सकती है। कहां कहां? तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा में, ठीक है। यानी कि देखिए उस समय मैंने यहां पे लिखा है बंगाल, बिहार, उड़ीसा, लेकिन उस समय सारा बंगाल के ही क्षेत्र में आता था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा सब बंगाल में ही थे, ठीक है। ये जो है, ये जो है यही बंगाल था, तो यहीं पे फ्री ट्रेड कर सकती है अगर 3000 रुपया इसको ये पे कर देती है मुगल सत्ता को। शाही फरमान में क्या है, इंपीरियल फरमान में, कि 3000 रुपया वार्षिक, यानी कि 3000 रुपीज ईयरली ये मुगल सत्ता को देगी, कौन? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टैक्स फ्री ट्रेड करेगी बंगाल, बिहार, उड़ीसा में। इस इंपीरियल फरमान में और भी चीजें थी, जैसे कि कलकत्ता में जमीन किराए पे ले सकते हैं ब्रिटिशर्स। उसके अलावा सूरत में भी कहा गया कि 10,000 रुपया, ठीक है, 10,000 रुपया अगर वार्षिक देते हैं सूरत के क्षेत्र में, यहां पर सूरत के क्षेत्र में, तो फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टैक्स फ्री ट्रेड सूरत में भी कर सकती है, ठीक है। इसके अलावा चांदी और तांबे के जो सिक्के ये लोग निकालते थे, इशू करते थे बंबई से, उसको भी मान्यता दे दिया था फर्रुखसियार ने। तो ये सब चीजें हो गई थी। इसी इंपीरियल फरमान के तहत, इसी रॉयल फरमान के तहत इनको दस्तक इशू करने का भी अधिकार मिला था। दस्तक इशू करने का अधिकार मिल गया था इसी रॉयल फरमान के तहत, ठीक है, दस्तक इशू कर सकते हैं। अब ये दस्तक इशू करने का अधिकार किसे मिला था? ये अधिकार मिला था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, इसी रॉयल फरमान के तहत, BEIC को, इसी रॉयल फरमान के तहत दस्तक इशू करने का अधिकार मिल गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो ध्यान रखिएगा, अधिकार किसने दिया था? तो मुगल सत्ता ने। लेकिन यह दस्तक इशू कौन करता था? तो दस्तक इशू करती थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। किसको इशू करती थी? तो अपने ऑफिशियल्स को करेगी, ठीक है, अपने अधिकारियों को करेगी, ठीक है। तो कैसे होता था ये काम दस्तक का? ये दस्तक एक तरह का पास था, ठीक है, मैंने बताया। तो देखिए, जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी कि
एक तो इसको मिल गया 3000 रुपीज देकर टैक्स फ्री ट्रेड करने का अधिकार, इसी के तहत इसको दस्तक का अधिकार मिला था। 3000 रुपीज दिया, इसको टैक्स फ्री ट्रेड करने का अधिकार मिल गया, और इस अधिकार का इस्तेमाल ये कैसे करेंगे, इस दस्तक के थ्रू करेंगे। ठीक है, अब देखिए होता क्या था कि मान लीजिए कैसे इस्तेमाल होता था इसका। तो मान लीजिए कि ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई कंसाइनमेंट है। कंसाइनमेंट का मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुछ ट्रेड गुड्स यानी बिजनेस के लिए कुछ सामान इसमें भेज दिए, कहीं ये सामान जा रहा है बिकने के लिए, कहीं भेजा जा रहा है। ठीक है, तो ये सामान जब भेजा जा रहा है तो कई सारे बॉर्डर्स को भी पार करेगा। ठीक है, तो बॉर्डर्स को पार करेगा तो वहां तो टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी कि जो भी अधिकारी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ये कंसाइनमेंट लेके जा रहा है, इस कंसाइनमेंट के साथ वो अपने ऑफिशियल को, कोई मान लीजिए ये कोई ऑफिशियल है BEIC का कोई ऑफिशियल है, ये ए जो है यही लेके जा रहा है इस कंसाइनमेंट को। ठीक है, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करेगी, इसको दे देगी एक दस्तक दे देगी, यानी एक पास दे देगी। अब ये कहीं भी इस कंसाइनमेंट को लेके किसी की निगरानी में ही तो कोई कंसाइनमेंट भेजा जाएगा। तो जब ये कंसाइनमेंट जा रहा है किसी बॉर्डर से पार करना है, तो ये जो है क्या करेगा, जो कंसाइनमेंट लेके जा रहा है ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ही अधिकारी है, तो ये दस्तक क्या करेगा, बॉर्डर पर दिखा देगा, यानी कि ये पास दिखा देगा अपना। जब ये दस्तक दिखा देगा तो फिर क्या होगा, बॉर्डर से बिना टैक्स के ही इस सामान को पार करा दिया जाएगा। तो देखिए ब्रिटिशर्स को ये फायदा हो रहा है यहां पर, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो देखिए इस तरह से जो फारूक सियार ने इनको दस्तक का अधिकार दिया, तो इससे क्या हो रहा है, ये टैक्स फ्री ट्रेड कर रहे हैं मात्र 3000 रुपया देके। तो बंगाल के राजस्व को इससे नुकसान तो पहुंच ही रहा है, सिर्फ 3000 रुपया दिया और खूब व्यापार कर रहे हैं, अपना कंसाइनमेंट पार कराए जा रहे हैं, तो इससे नुकसान हो रहा है। तो एक तो ये नुकसान हुआ, इसके अलावा देखिए कैसे नुकसान होगा इस दस्तक से बंगाल के राजस्व को। अब देखिए बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों के राजस्व को देखिए क्या होगा कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो व्यापार कर ही रही थी भारत में, साथ साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी थे, जो कर्मचारी थे, वो भी यहां पर अपना निजी व्यापार करते थे, आप जानते होंगे। ठीक है ना, वो अपना निजी व्यापार करते होंगे। तो अब देखिए क्या होगा, जब ये अपना कोई सामान लेकर, ये कोई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कंसाइनमेंट लेकर जा रहा है, तो इसके पास दस्तक है, तो ये तो इस सामान को पार करा ही देगा। साथ ही ये जो ए है ये अपना निजी व्यापार भी कर रहा है, प्राइवेट ट्रेड भी कर रहा है। तो देखिए ये क्या करेगा, ये अपना भी XY कोई सामान इसमें रख दिया, अपना भी सामान रख दिया। देखिए दस्तक का अधिकार मिला किसको था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला था। समझिएगा, दस्तक का अधिकार सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला था, ना कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों को। इनके लिए नहीं था कि ये इसका इस्तेमाल करके प्राइवेट ट्रेड करें, निजी व्यापार करें, लेकिन ये निजी व्यापार भी कर रहे हैं। तो ये क्या करेंगे, जो ऑफिशियल जो है, मान लीजिए ये ए है, ये इस कंसाइनमेंट को लेके जा रहा है, तो अपना भी 2-4 सामान, मान लीजिए XY अपना भी सामान डाल दिया, तो ये वैसे ले जाता तो इसको टैक्स पे करना पड़ता, लेकिन इसी कंसाइनमेंट में अपना भी सामान ले गया और उसी दस्तक के सहारे ये अपना भी सामान बिना टैक्स दिए ही बॉर्डर के पार कर रहा है। ठीक है, तो दोहरी मार हो गई, दोहरी मार हो गई बंगाल, बिहार और उड़ीसा में राजस्व की। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा भी कैसे नुकसान पहुंचाएगा ये दस्तक। देखिए ये अधिकार सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला था दस्तक के इस्तेमाल का, इनके अधिकारियों के लिए भी नहीं था और ना ही भारतीय व्यापारियों के लिए था। ठीक है, भारतीय व्यापारियों को और इनके अधिकारियों को तो पूरा टैक्स पे करना था। ठीक है, लेकिन देखिए ये जो ऑफिशियल है, जो निजी व्यापार कर रहा है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भी ऑफिशियल है, तो इसके गलत इस्तेमाल से अपना सामान
दस्तक का गलत इस्तेमाल कर रहा है, अपना भी 2 सामान ले जाके ये पार करा दे रहा है बॉर्डर के, टैक्स नहीं दे रहा है, तो यहां तो नुकसान पहुंचा। उसके अलावा भारतीय व्यापारियों को तो देना है टैक्स, उनके लिए तो नहीं था दस्तक, ठीक है। तो ये जो है क्या कहेगा, मान लीजिए कोई भारतीय व्यापारी है, हाँ मान लीजिए कि कोई इंडियन व्यापारी है, वो भी अपना व्यापार कर रहा है, उसको भी बॉर्डर के पार अपना सामान ले जाना है, ठीक है, लेकिन उसको तो टैक्स पे करना है। तो कहेगा क्या ये ए कि क्यों ले जा रहे हो ऐसे, अपना सामान जो तुम टैक्स पे करोगे उधर गवर्नमेंट को, ठीक है ना, तुम क्या करो कि उसका आधा ही हमको पूरा दे दो, नहीं तो आधा दे दो, जितना दे सकते हो, ये ऑफिशियल कहेगा, ये कहेगा हम ही को दे दो, और अपना सामान भी इसमें डाल दो। यानी कि मान लीजिए कि एल और एम, ये कोई इंडियन व्यापारी है, आई जो है ये कोई इंडियन है, इसने अपना सामान एल और एम डाल दिया इसमें, अब इसका भी सामान पार करा दे रहा है ये कौन, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ऑफिशियल है ए, जो कि इस कंसाइनमेंट को लेके जा रहा है। तो देखिए ये पूरा खेल जो है ये कंसाइनमेंट भी जा रहा है, इस कंसाइनमेंट से तो नुकसान पहुंच ही रहा है, लेकिन ये तो चलिए ये मुगल बादशाह से इसको ऑर्डर ही मिल गया है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कि आप इस्तेमाल कीजिए दस्तक का और टैक्स मत पे कीजिए, सिर्फ ये शर्त पूरा कर दीजिए, 3000 रुपया वार्षिक दीजिए और टैक्स फ्री ट्रेड कीजिए। तो चलिए उसको तो है, लेकिन उससे भी तो नुकसान पहुंच रहा है, उसके ऊपर दोहरा नुकसान कौन पहुंचा रहा है, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ऑफिशियल जो ये कंसाइनमेंट लेके जा रहा है, जो अपना प्राइवेट ट्रेड भी कर रहा है, तो एक्स वाई इसने सामान अपना भी डाल दिया, इसको भी बिना टैक्स दिए पार करा लिया। उसके अलावा जो भारतीय व्यापारी है उनसे भी पैसा ले लिया और उनका सामान भी पार करा दिया, यानी कि बंगाल के राजस्व को तिहरी मार पड़ रही है। सोचिए क्या स्थिति हो रही होगी बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। मैं बार बार बता रहा हूं उस समय बिहार और उड़ीसा सब बंगाल के ही हिस्से थे। तो इस तरह से आप देखेंगे कि किस तरह से जो दस्तक है इसका मिसयूज हो रहा है, ठीक है। और इस दस्तक के मिसयूज से क्या हो रहा है, बंगाल बिहार इसके मिसयूज से क्या हो रहा है, तो मैं ये कह सकता हूं कि बंगाल के राजस्व को नुकसान हो रहा है। मैंने समझा दिया किस तरह से नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो देखिए ये जो दस्तक था इसने पूरी तरह से बंगाल के राजस्व को, रेवेन्यू को नुकसान पहुंचाया, और यही जो है एक प्रमुख कारण भी बनेगा जब 1757 में और 1757 में प्लासी की लड़ाई होगी। तो प्लासी की लड़ाई का प्रमुख कारण इस दस्तक का मिसयूज भी है। एक यही कारण नहीं था, लेकिन ये प्रमुख कारणों में से एक था। दस्तक के मिसयूज से बंगाल के नवाब बड़ी परेशान थे, ठीक है। और शुरुआत से ही जब बंगाल का गठन हुआ था, बंगाल को एक स्वतंत्र राज्य, बंगाल जैसे एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की गई थी मुर्शीद कुली खान के द्वारा, ठीक है ना। तो मुर्शीद कुली खान के समय से ही बंगाल के जो नवाब थे, जितने भी नवाब रहे, वो अंग्रेजों द्वारा दस्तक के मिसयूज से बहुत परेशान थे। और आगे ये प्लासी की लड़ाई जब होगी 1757 में, तो उसमें उसका ये प्रमुख कारण बनेगा दस्तक का मिसयूज। जब हम प्लासी की लड़ाई पढ़ेंगे तो वहां भी इसको देखेंगे, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि आखिर ये दस्तक क्या था और किस तरह से इस दस्तक का मिसयूज होता था। इस दस्तक के बारे में एक और चीज जान, दस्तक के बारे में मतलब इस रॉयल फरमान के बारे में या इंपीरियल फरमान के बारे में, इस इंपीरियल फरमान को कहा गया, एक इतिहासकार हैं ओम्स, एक इतिहासकार हैं, हिस्टोरियन हैं, ORMES, ओम्स, ये हिस्टोरियन हैं, तो इन्होंने इस रॉयल फरमान को ऐसे लिख देता हूं, इस रॉयल फरमान को कहा गया है
मैग्ना कार्टा ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। मैग्ना कार्टा ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इसको कहा गया है, यानी कि अगर हिंदी में कहें तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का महा अधिकार पत्र इसको कहा गया है। और ये कहा किसने है? ORMES, ओम्स नाम के एक हिस्टोरियन हैं, उन्होंने कहा है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप सब कुछ समझ गए होंगे। तो यहां पर जो समझने वाली बात है, देखिए कि ये जो दस्तक है, दस्तक का अधिकार कैसे मिला? तो देखिए फर्रुखसियार जो था ये एक पपेट शासक के रूप में मुगल सत्ता में था 1713 से 1719 के बीच। 1713 से 1719 के बीच ये फर्रुखसियार था एक शासक। ठीक है, और इसी के कोर्ट में 1715 में इसी के दरबार में एक ब्रिटिश डेलीगेशन आता है 3 लोगों का, जिसमें कौन है? जॉन सुरमन, विलियम हैमिल्टन और ख्वाजा सेहुर्द। आ जाता है कई बार एग्जाम में, ध्यान रखिएगा कि जो फर्रुखसियार के समय जो ब्रिटिश डेलीगेशन आया था और जिस डेलीगेशन का नेतृत्व जॉन सुरमन कर रहा था, ठीक है, लीडर था, मैंने लिख दिया, तो वो उसमें कितने लोग थे? तो यही 3 लोग थे, जॉन सुरमन, विलियम हैमिल्टन और ख्वाजा सेहुर्द। इसमें विलियम हैमिल्टन एक डॉक्टर है और यही क्या करता है? फर्रुखसियार की प्राणघातक बीमारी को ठीक करता है। और इसी से खुश होकर फर्रुखसियार एक रॉयल फरमान यानी शाही फरमान यानी इंपीरियल फरमान जारी करता है। कब? 1717 एडी में, 1717 एडी में। और इस इंपीरियल फरमान के तहत कहा जाता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो 3000 रुपया वार्षिक देगी, किसे? मुगल सत्ता को। 3000 रुपीज ईयरली ये मुगल सत्ता को देगी। और फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टैक्स फ्री ट्रेड करेगी। कहाँ? बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। ये तीनों उस समय बंगाल के ही क्षेत्र में थे। ठीक है, इसी रॉयल और ये जो ये तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए था। और सूरत के लिए भी यही कंडीशन था कि सूरत में 10,000 रुपये दें और टैक्स फ्री ट्रेड करें। इसके अलावा कलकत्ता में ज़मीन ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा तांबे और चांदी के जो सिक्के थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे इशू कर रही थी मुंबई में, तो उसको भी फर्रुखसियार ने मान्यता दे दी। तो इसी रॉयल फरमान के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया दस्तक का अधिकार। ठीक है, इसी रॉयल फरमान के तहत। तो अगर पूछा जाए कि रॉयल फरमान का अधिकार किस मुगल शासक के द्वारा दिया गया या इंपीरियल फरमान का अधिकार, तो फर्रुखसियार के द्वारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, और ये फरमान जो था, हाँ, फर्रुखसियार के द्वारा। या यह पूछा जाए कि दस्तक का अधिकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने दिया, तो फर्रुखसियार ने। हाँ, और दस्तक इशू कौन करता था? तो इशू करती थी यही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इशू करती थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। मुगल सत्ता इशू नहीं करती थी। मुगल सत्ता ने यानी फर्रुखसियार ने अधिकार दे दिया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इशू करने का। इसलिए जब भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपना कोई कंसाइनमेंट भेजती थी, तो जो ऑफिशियल या अधिकारी उस कंसाइनमेंट को लेकर जाता था, उसको ये दस्तक दिया जाता था कि आप जाइए और हर बॉर्डर पे जहाँ जहाँ से आपको इस कंसाइनमेंट को पास कराना हो, हाँ, आप इस दस्तक को यानी कि पास को दिखाइए और बिना टैक्स दिए ही आप बॉर्डर क्रॉस कर जाइए। तो ये था। तो ध्यान दीजिएगा, दस्तक इशू कौन करता था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही इशू करती थी। किसे इशू करती थी? अपने अधिकारियों को इशू करती थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, फर्रुखसियार ने इस रॉयल फरमान के तहत ये अधिकार दे दिया था कि आप दस्तक इशू करें अपने अधिकारियों को जब भी अपना कंसाइनमेंट भेजें बंगाल के क्षेत्र में। तो इस तरह से मैंने ये बता दिया कि किस तरह से दस्तक का दुरुपयोग होता था, हाँ, और इससे किस तरह से नुकसान पहुंच रहा था बंगाल के राजस्व को। और ये जो है प्रमुख कारण बनेगा 1757 में जब पलासी की लड़ाई होगी, और ये 1764 में जब बक्सर की लड़ाई होगी, उसमें भी एक कारण रहेगा ये दस्तक का मिसयूज। ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसको।
ठीक है, ये तीनों का नाम याद रखिएगा कि इस ब्रिटिश डेलीगेशन में कौन कौन था, तो यही तीनों थे, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ये तीन लोग थे, जॉन सुरमन, विलियम हैमिल्टन। यही विलियम हैमिल्टन जो है डॉक्टर है जो कि ठीक करता है फर्रुखसियार को। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। और ये रॉयल फरमान कई बार आ जाता है लिखने के लिए कि रॉयल फरमान जो था उसमें क्या क्या चीज़ें थी, तो यहाँ पे तो मैंने बंगाल के संदर्भ में बता ही दिया कि 3,000 रुपया दीजिए वार्षिक, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फिर टैक्स फ्री ट्रेड कर सकती है बंगाल, बिहार, उड़ीसा में। इसके अलावा सूरत में 10,000 दीजिए, टैक्स फ्री व्यापार कीजिए। कलकत्ता में ज़मीन ले सकते हैं आप किराए पर। ठीक है, उसके अलावा आप बम्बई में जो ब्रिटिशर्स जो कॉपर और सिल्वर के कॉइन्स इशू कर रहे थे उसको मान्यता मिल गई, बहुत बड़ी बात हो गई। और सिक्कों को मान्यता मिल जाए तो फिर क्या कहना है। ठीक है, और इसी के तहत दस्तक का अधिकार भी मिल गया। तो ये सब रॉयल फरमान के तहत ही हुआ। और पूछा जाता है कि मैग्ना कार्टा क्या है भाई, तो इसी रॉयल फरमान को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इसी रॉयल फरमान को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, मैग्ना कार्टा ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। हिंदी में कहेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का महाअधिकार पत्र। किसने इसे कहा था, मैग्ना कार्टा ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, मैग्ना कार्टा ऑफ ब्रिटिश, तो ओम्स नाम का एक हिस्टोरियन है, उसने कहा था। ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से कई बार पूछने एग्जाम में आ जाता है कि मैग्ना कार्टा क्या था, या मैग्ना कार्टा रॉयल फरमान जो है जो कि फर्रुखसियार के द्वारा जारी किया गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, उसे मैग्ना कार्टा ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों कहते हैं, या महाअधिकार पत्र क्यों कहते हैं, तो इसीलिए कहते हैं कि इतना बड़ा अधिकार मिल गया था कि आप टैक्स फ्री ट्रेड कीजिए बंगाल में। ठीक है, मात्र 3,000 रुपया देके, इसलिए इसको महाअधिकार पत्र कहा गया। तो लिखने के लिए आएगा तो वो भी लिख सकते हैं। और प्लस आप समझ गए कि दस्तक क्या है और इस मिसयूज से क्या हुआ, बंगाल के राजस्व को नुकसान पहुंचा, और बाद में पलासी और बक्सर की लड़ाई के प्रमुख कारणों में से भी इसका मिसयूज जो है दस्तक का वो रहेगा, प्रमुख कारणों में से एक रहेगा। ठीक है, तो अब आप लीजिए एक स्क्रीनशॉट। So this is the end of the video. Do like, share and subscribe. Take care. Keep smiling. जय हिंद।